नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करने वाले हैं पीआरटी एचटेट पेपर के मैथ्स के सॉल्यूशंस। इससे लास्ट वीडियोस में हम पीआरटी के रीजनिंग के और इससे पहले पीजीटी और टीजीटी के जो पेपर थे उसमें रीजनिंग और मैथ्स का जो पार्ट है, जो सेक्शन है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो के बाद हम फिर डीएसएसबी के जो पीआरटी वैकेंसी आई हैं कंप्लीटली उसके फोकस्ड वीडियो बनाएंगे। उसमें जो जो हम पोर्शन कवर कर सकते हैं वो हम कवर करेंगे और आप लोगों को बहुत ही हेल्प होने वाली है। ठीक है, आज की वीडियो को अब जल्दी से हम देखते हैं, करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है? एग्जामिनर बोलता है कि भाई 351 कोई एक संख्या है, उसको 2:7 में डिवाइड कर दिया गया है। तो फिर वो पूछने लगा कि भाई छोटा भाग कितना है, मतलब द स्मॉलर पार्ट इज। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वैसे पीआरटी के लेवल के अकॉर्डिंग ही है ये क्वेश्चन, और कोई भी इसको आसानी से कर सकता है। लेकिन जिन लोगों को मैथ से डर लगता है वो इस क्वेश्चन को भी नहीं कर पाते। तो जो बेस्ट अप्रोच है हम उसके बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो वो अब क्या हो सकती है, देखिए। जो रेशो है वो है 2:7। ठीक है, इसमें डिवाइड करा गया है और संख्या कितनी है, नंबर है 351। तो इसको हम कितना इजीली कर सकते हैं, आपको पता है 2:7 है तो टोटल भाग कितना हो गया, 9। क्योंकि इसका मान लो कोई ए और बी है पार्ट, तो ए पार्ट का 2 वैल्यू है, बी की 7 है, तो टोटल कितने हैं, 9। 9 की वैल्यू अगर 351 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बहुत आसानी से ये सब कर सकते हैं, 251/9 गुना 2। और यहाँ पे हम डिजिटल सम लगाएंगे तो उसमें पता चलेगा कि इसकी डिजिट्स का सम 9 आ रहा है। इट मीन्स ये 9 से डिवाइड होगा, तो 9 से आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। तो डायरेक्ट डिवाइड करने पे पता चला हमें कि ये है 9×3 = 27 और 8×35, फिर 8 बच गया तो 81, 9 9 निमा निमा 81, और फिर अब 38 है, यहाँ पे 2 है तो 38 दूनी 76, ओ सॉरी, निमा 81 है, 39 दूनी 78। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 78। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट पे है। सबसे पहली बात ये क्वेश्चन में देख लो, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे क्या बोला गया है कि भाई एक अमाउंट है 1120 रुपये हो जाती है 4 साल में, और 1200 रुपये हो जाती है 5 साल में। मतलब भाई हमारे पास कोई एक प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, उस पे पहली साल एसआई लगा तो वो अमाउंट कुछ हो गया, मतलब ये पहले साल कुछ हो गया वो अमाउंट, फिर दूसरे साल वो अमाउंट और कुछ हो गया एसआई लगने के बाद, तीसरा साल फिर कुछ हुआ उसमें एडिशन एसआई का, तो उसका वैल्यू कुछ भी आ गई है, हमें नहीं पता क्या है। चौथे साल फिर कुछ वैल्यू आ गई है एसआई लगने के बाद, नहीं, लेकिन चौथे साल खत्म होने पे उन्होंने बताया है कि कितनी वैल्यू आई है, 1120। ठीक है, 1120। ठीक, अब 5वें साल एसआई लगने पे कितनी वैल्यू हो जाती है, 1200। ये है 5वें साल। अब हमें पता है कि एसआई थ्रू आउट जो पीरियड है वो सेम ही रहता है। हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे कोई घटा घटा बढ़ा थोड़ी है, सब जगह एसआई सेम ही है। तो हम यहाँ से अगर एसआई निकाल लें तो हम प्रिंसिपल इजीली निकाल सकते हैं। तो एसआई निकलेगा कैसे, एसआई का मतलब यहाँ सिंपल इंटरेस्ट से है, तो एसआई निकलेगा भाई 1120 में कितना जुड़ा, वो जुड़ा 80। और जुड़ना क्या था, एसआई जुड़ना था। इससे पता चला हमें कि जो एसआई है उसकी वैल्यू कितनी है, 80। अब यहाँ पे ये जो एसआई है ना, हर जगह उसकी वैल्यू कितनी है, 80। ठीक, और कितनी बार एसआई इससे पहले जुड़ा है, इससे पहले कितनी बार जुड़ा है, 1 2 3 4, तो 4 बार जुड़ा है प्रिंसिपल में, तब जाके वो कितना बना है, 1120।
तो अगर मैं 80 की अगर 4 के साथ गुना कर दूं तो कितना हो जाएगा 320। मतलब ये है कि प्रिंसिपल में अगर 320 जब जोड़ा गया तब जाके चौथे साल के बाद उस वो अमाउंट होगी 1120। तो हमें प्रिंसिपल क्या पता नहीं चल जाएगा यहाँ से, क्योंकि 320 यहाँ से माइनस होगा तो हमें पता चलेगा कि भी प्रिंसिपल हमारा था 800 रुपये। बस इसमें सीखने वाली बात ये है कि सिंपल इंटरेस्ट कभी घटता नहीं है, कभी बढ़ता नहीं है, हमेशा सेम रहता है। अगर एक साल का हमें एक साल जो कंटिन्यूअस ईयर दे रखे हैं, या मान लो कोई दूसरे साल का दे देता, 5वें साल का दे देता, तो हमें पता चल जाता कि बीच में 3 बार ऐसा ही जुड़ा है, तो जो डिफरेंस आता है उसको 3 से डिवाइड कर देते तो भी ऐसा ही आ जाता है। तो ऐसा ही निकालना बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ से हमें ऐसा ही पता चल गया तो प्रिंसिपल इजीली निकाल लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि भाई 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी छोटी गेंदें बनाई जा सकती हैं। भाई एक बड़ा स्फीयर है, बड़ा स्फीयर भाई गोला है, ठीक है, सॉलिड है ये, ठीक, सर्कल नहीं है, सॉलिड स्फीयर है, बॉल बोल सकते हो उसको, ये बॉल है। अब इसमें से तोड़ के भाई छोटी 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 सेम साइज की, मतलब उनका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, पता नहीं कितनी एन बॉल बना दी। ठीक है, हमें नहीं पता कितनी बनाई, वही तो निकालना है। लेकिन हमें एक चीज पता है, भाई जो ये रेडियस है ना, ये इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया गया है और इन सभी बॉल्स का रेडियस है 1 सेंटीमीटर। तो अब ऐसी कितनी बॉल बना सकते हैं, तो इसमें हम पता लगाएं। देखो कोई भी चीज है, मान लो ये पिघलाया हुआ है इसको, तभी छोटी बॉल्स बनी होंगी। इट मीन सॉलिड चीज का जो वॉल्यूम है उसी में से छोटी छोटी जो बॉल्स हैं वो बनी है। तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ, जो बड़ा स्फीयर है उसका वॉल्यूम हुआ 4/3 पाई r क्यूब। ठीक, छोटी n नंबर है, अगर हम एक का निकाल लें और जितनी है उनसे गुना कर दे तो टोटल वॉल्यूम नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, n नंबर से गुणा कर दिया, क्योंकि हमारी n नंबर ऑफ बॉल्स हैं जो कि हमें निकालनी है। और एक की वॉल्यूम कितनी है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक, 4/3 पाई कैंसल आउट। अब आर क्यूब की वैल्यू दे रखी है हमें 8 का क्यूब, एन हमने निकालना है, और छोटी आर कितनी दे रखी है भाई 1 सेंटीमीटर, तो 1 का क्यूब कितना होता है 1। इट मीन्स एन की वैल्यू 8 क्यूब आई है, और 8 का क्यूब वैसे तो डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको, 10 तक क्यूब और 20 तक स्क्वायर डायरेक्ट याद होने चाहिए, 512 होता है, लेकिन फिर भी आप गुना कर सकते हैं, 8 8 64, स्क्वायर तो याद ही होगा, और 8 से गुना करूंगा तो यूनिट डिजिट से आप आंसर निकाल सकते हो, 8 चौका 32। मतलब भाई जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई का अंक है वो 2 होना चाहिए, तो 2 सिर्फ एक में ही है, वो है थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो भी आप ऐसे बिना कैलकुलेशन, कंप्लीट कैलकुलेशन किए आप आंसर निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है कि द कर्व्ड सरफेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल पिलर is 264 meter square and its volume is 924 meter cube. The diameter of the pillar is, भाई देखो बेलनाकार स्तंभ मतलब सिलेंड्रिकल पिलर, देखो आपको पता ही होगा कि ये सिलेंड्रिकल पिलर कैसे दिखेगा, ऐसे देखो, हमारे समझने के लिए हम बना लेते हैं, ये सिलेंड्रिकल पिलर है भाई। ठीक, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी हाइट है, ठीक है, इसको हाइट बोल देंगे, इसको रेडियस बोल देंगे। ठीक है, ये पिलर हो गया भाई। जब इसके कर्व्ड सरफेस की बात होगी तो कर्व्ड सरफेस क्या होता है, ये जो सरफेस है ना, ये कर्व्ड सरफेस होगा। उसमें क्या काउंट नहीं होगा, उसमें काउंट नहीं होगा, देखो एक नीचे उसका मुंह है, एक उसका ऊपर है, तो जो एरिया, ये देखो जो एरिया मैं अभी ये बता रहा हूं, कर्व्ड सरफेस एरिया में ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये सर्कुलर फॉर्म में है। अगर कंप्लीट या टोटल सरफेस एरिया बोला जाता तो इस कर्व्ड सरफेस एरिया में इन दोनों को भी जोड़ देते। हमने शायद टीजीटी के मैथ्स के सॉल्यूशन कर रहे तब एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात की गई थी, उसमें हमने ये 2 πr² जोड़ दिया था, 1 πr² इसका, 1 πr² इसका। ठीक है, लेकिन अभी के क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं, उसमें बोला गया है कि भाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर, मतलब
2πRh वो दिया गया है 264 मीटर स्क्वायर। और नीचे दिया गया वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी होती है πr²h, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 924 मीटर क्यूब। अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमने क्या है इसको पूरा सोल्व कर लेंगे, यहाँ से आर एच की वैल्यू आ जाएगी, ठीक, और आर एच की वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे, फिर सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा एक आर यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर हम उसको 2 गुना कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं लेकिन वो लंबा मेथड होगा। इसीलिए आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करिए, अगर मान लो मैं इनको आपस में से डिवाइड कर दूं, मतलब इनका रेशो ले लूं, तो उसमें क्या बुराई है, उसमें मेरे को क्या फायदा नजर आ रहा है कि भाई एच से एच कट जाएगा, एक आर से एक आर कट गया, पाई से पाई कट गया, या मीटर स्क्वायर से ये क्यूब मतलब ये कट गया, सिर्फ मीटर बच गया नीचे। तो वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने समझाने के लिए कि एरिया दे रखा है वो स्क्वायर में और ये वो वॉल्यूम क्यूब में है, बस वो दिखाने के लिए, बाकी इसका कोई रोल नहीं है, हम सिर्फ वैल्यूज पे चल रहे हैं यहाँ पे। अब देखो हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा है जी 2/r 264 डिवाइड बाई 924, 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो 132 आ गया। अब आप नोटिस करेंगे अगर मान लो मैं इसको सीधा कर दूं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल लो, सीधा कर दूं तो 924/132, ठीक। अब आप बोलोगे कि इसे 2 से काटो वो करो वगैरह वगैरह, एक बार आप या तो ऑप्शंस पे नजर मार लो, ठीक है, या फिर आप नॉर्मली ये करके देखो कि पुराना इसका डिजिट है ना, पुराना बोल रहा हूँ यूनिट डिजिट है उसको भूल जाओ, 13 से चला के देखो तो आसपास कहाँ तक पहुँचता है, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पंजा 65, 13 छिका 78, 13 सत्ता 91, मतलब 91 के पास पहुंच रहा है। तो क्या हम 7 से गुना करके एक बार देख लें, 7 से हमने गुना करके देखी तो 7 की अगर मैं 2 से गुना कर रहा हूँ तो 4 आ रहा है यूनिट डिजिट, इट मीन्स ठीक है 132 से अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 पे डिवाइड करूंगा तो वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 924, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा ना 7 मीटर। लेकिन आप यहाँ गलती कर रहे हैं, 7 मीटर नहीं आएगा, 7 मीटर नहीं देखना आपको, ये गलत है, क्योंकि हमसे पूछा गया है डायमीटर, डायमीटर क्या होता है 2r, और 2r मतलब 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 मीटर, दिस इज द एक्चुअल आंसर। ठीक, आपको ये नहीं देख लेना है कि हाँ भाई कट गया, फटाफट देखते ही हाँ यार 7 तो ऑप्शन में यही आंसर है, आपको दोबारा पढ़ लेनी है एक बार स्टेटमेंट कि भाई क्या बोला गया है, स्तंभ का व्यास पूछा है, डायमीटर ऑफ द पिलर पूछा है, तो 2r करेंगे तो 14 मीटर आएगा। ठीक, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज द सेम एज द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 24.5 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज, देखो भाई एक वर्ग है, वर्ग दिया है, ठीक, और एक दिया है भाई सर्कल, ठीक। अब हमें बोला गया कि भाई जो ये वर्ग का परिमाप है, परिमाप पैरामीटर, और सर्कल का पैरामीटर है वो भाई दोनों का क्या है, सेम है, सेम मतलब इक्वल है, ठीक, इक्वल है भाई। अब हमें हमसे पूछा क्या है भाई, स्क्वायर की जो ये साइड है ना, एक साइड ये कितनी है, तो कुछ नहीं, हमें बस उसका पता होना चाहिए कि मान लो ये एक साइड ए है तो टोटल 4 साइड है सेम, तो कितना होगा 4a, इसका हमें पता ही होगा, अगर ये r है तो पैरामीटर ऑफ द सर्कल क्या है 2πr। अब a हमें निकालना है, ठीक, 4a इज इक्वल टू 2 पाई लिख देता हूं मैं 22/7, r दे रखी है हमें 24/5, मैं उसको लिख लेता हूँ 245/10, ठीक है। अब हमारे पास a ही वेरिएबल बचा तो हमें अभी मार कटाई करनी है, अब वो देख लो कैसे करनी है, 2 से मैंने एक 2 पे काट दिया, इस 2 से मैंने ये काट दिया 11 पे। अब देखो 7 नीचे है जो हमें परेशान कर सकता था, 7 से इसको काट के देखो जरूर कटेगा, 7 तिया 21 और 3 24, तो 3 बच गया तो 35 हो गया, 7 पंजा 35। अब देखो यहाँ 11 बच गया
और यहाँ 35 बच गया, नीचे बच गया 10। अब कई बंदे क्या करते हैं, इस 5 से इसको काट के 7 पे, इसको 2 पे काट देंगे। फिर ऐसा मत करो। ऐसा करने से आपको परेशानी आएगी, आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। इस 10 को 10 ही रहने दो, ठीक। आपको सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करनी है, गुणा करनी है। गुणा क्या किसकी करनी है, 11 की और 35 की। तो डायरेक्ट आप गुणा कर लो, 11 पंजा 55, 5 11 तिया 33 और 5 38, 385। अब बटे में 10 है तो आपको पॉइंट लगाने में आसानी है, पॉइंट आराम से आप लगा दोगे 38.5। अब आप काटते, फॉर एग्जांपल मैं करके दिखा रहा हूँ ऐसे। अगर आप यहाँ पे यहाँ 11 है, यहाँ 35 है, 10 है, हो जाता है। आदत नहीं होती कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, यही चीज हमें सीखनी है यहाँ। तो बंदा क्या करता है, 5 सत्ता 35, 5 दूनी 10, बहुत जल्दबाजी में 11 सत्ते 77 बटे 2, फिर डिवाइड करेगा इसको, 2 तिया 6, 17, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। अरे मेरे भाई, इस जहां कहीं भी 10 दिखे नीचे और ऊपर कटता ना हो, दिख रहा हो आपको, वो यहाँ 5 तो है काटने के लिए लेकिन 2 नहीं है। अगर पूरा नहीं कट रहा तो आप 10 को छोड़ दो एज इट इज, ऊपर की गुणा कर लो, नीचे पॉइंट लगाने में आपको बहुत आसानी होगी, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, इफ ऑरेंजेस आर बोट, खरीदे गए भाई 100 रुपए के 11 पीस और बेचे गए भाई 110 रुपए के 10 पीस। अब ये कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा कि हाँ यार, खरीदे तो इसने 11 पीस 100 रुपए के, लेकिन बेच दिए सिर्फ 10 पीस 110 रुपए के, मैं कैसे करूं। कुछ नहीं करना ऐसे केसेस में। आपको जो चीज है ना, जो चीज है यहाँ पे, जैसे संतरे हैं, उन संतरों को इक्वल कर लेना, उनकी क्वांटिटी इक्वल कर लेनी है। देखो कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है हमें कि 11 ऑरेंजेस बेचे ना, खरीदे कितने में, 100 रुपए में। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, ये है क्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 10 संतरों का 110 रुपए। अब मैंने अभी बताया कि हम ऐसे केस में क्या करेंगे, हम इन संतरों को इक्वल बना लेंगे। मैंने इसकी 10 से गुणा कर दी, इसकी 11 से कर दी, बताओ कोई प्रॉब्लम। इससे 110 हो जाएंगे, ये भी 110 हो जाएंगे, ठीक है। हमारे ऑरेंज तो हो गए इक्वल। अब इसकी यहाँ 10 से गुणा करें तो क्यों, यहाँ से भी 10, यहाँ भी तो 10 से करनी पड़ेगी। इसकी 11 से करिए तो यहाँ भी तो 11 से करनी पड़ेगी। तो हमारा यहाँ पे क्या निकल के आया, 1000। यहाँ कितना निकल के आया, 1210, मतलब 1210। अब ऐसे में हमें बताना है कि भाई प्रॉफिट उसको कितना हुआ। ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है। कितना ज़्यादा है, 210 रुपये ज़्यादा है। कितने पे ज़्यादा है, 1000 पे ज़्यादा है। 1000 पे है मतलब कॉस्ट प्राइस 1000 रुपये है। प्रॉफिट तो ये ऐसे ही तो निकालते हैं कि भाई प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो अब मान लो ये काट दिया तो कितना हो गया, 21। वैसे आप डायरेक्ट भी देख सकते थे इसको कि भाई 210 का फायदा है 1000 रुपये, तो 21% होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 है। लो ये पिछले जो अभी दोनों पेपर डिस्कस करे हैं, उन दोनों में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें भी। तो बहुत ही ज्यादा प्रिवेलेंट है ये क्वेश्चन। अब बहुत आसान भी है साथ के साथ। देखो ऐसे केस में है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल तो बनती ही है। आप क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं हम। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ ए शेडो ऑफ ट्री इज √3 टाइम्स, ठीक, द हाइट ऑफ द ट्री। अब बोला है कि भाई शेडो है वो √3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है भाई। एच से हाइट, एच से शेडो, ठीक है। ये एच से हाइट और एच से शेडो है। अब देखो सूरज यहाँ पे होगा कहीं, लाइट पड़ेगी तो इसकी जो प्रतिबिंब है, इसकी छाया है, वो तो यही बनेगी ना। तो इसको मैंने शेडो बोल दिया, ये हाइट है। तो शेडो और हाइट का जो रेशो है वो है भाई √3/1, ठीक है। कोई गड़बड़, इसका मतलब भाई शेडो की वैल्यू दे रखी है भाई √3 और हाइट की दे रखी है भाई 1। अब ये एंगल है हमारा थीटा, हमें यही बताना है कि भाई ये एंगल ऑफ एलिवेशन तो यही है ना। ये देखो ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब टेन थीटा के फॉर्म में हम निकालते होते हैं, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे हाइट और बेस है शेडो। हाइट दे रखी है 1 और शेडो दे रखी है √3। ठीक, तो ऐसे केस में tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/√3। 1/√3 कितने पे होता है? वैसे तो सबको डायरेक्ट ही याद होनी चाहिए, जो कि होता है आपका थीटा यहाँ पे होता है 30 डिग्री। नहीं तो मैं भी एक शॉर्ट्स जो शॉर्ट्स हैं, कमिंग शॉर्ट्स है ट्रिगोनोमेट्री पे बनाने वाला हूँ, उस पे आपको मैं याद रखना सिखाऊंगा कि आपको कैसे वैल्यूज याद रखनी है। tan थीटा, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट, साइन, कोस, सब की बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि tan थीटा की 1/√3 की वैल्यू में थीटा की वैल्यू होती है 30 डिग्री। ठीक, ये आपका आंसर है। अब देखो, फिर से आपका ट्रिग्नोमेट्री पे क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है कि भाई एक तो tan थीटा की वैल्यू दे रखी है और दूसरा इसकी हमें बतानी है। तो किसकी बतानी है पहले तो हम देख लेते हैं। साइन थीटा माइनस क्यू कोस थीटा डिवाइड बाई पी साइन थीटा प्लस क्यू कोस थीटा। ठीक, हमें सिर्फ दिया गया है tan थीटा की वैल्यू है भाई p/q, p/q। देखो हमारे इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन पहले मैं आपका ध्यान यहाँ पर आकर्षित करना चाहूँगा ऑप्शंस पे। एक बार आप ऑप्शंस पे भी ध्यान देंगे ना, मान लो आपको ये क्वेश्चन सोल्व नहीं भी करना आया तो भी अगर आप तुक्का मारने लगे तो किस पे मारेंगे? ठीक, पहले क्वेश्चन में आपने देखा कि कुछ सिमिलर सा लग रहा है क्या? देखो यहाँ पे कोई चीज सिमिलर सी पूछी गई है। ठीक, तो आंसर भी हमारा सिमिलर सा ही, मतलब आपस में से कुछ सिमेट्रिकल सा लगेगा। हाँ वही सिमेट्रिकल होना, सिमेट्रिकल लग ही नहीं रहा। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। इट मीन्स ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी आप देखोगे पी पे स्क्वायर नहीं है, बाकी सब पे स्क्वायर है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, अब बच गए दो, ये भी सिमेट्रिकल सा है, ये भी सिमेट्रिकल सा है। तो इसमें आप तुक्का मार सकते हो, आपको लगेगा। नहीं तो वैसे सोल्व करने में बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, tan थीटा की वैल्यू दे रहा है और ये सब हमसे पूछ रहा है। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम यहाँ पे tan थीटा बना सकें? भाई मैं ऊपर भी cos थीटा से डिवाइड कर दूं और मैं नीचे भी cos थीटा से डिवाइड कर दूं, तो कोई प्रॉब्लम है? ऊपर नीचे अगर मैं देखूं तो ये cos थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, लेकिन मैंने अपनी सहूलियत के लिए मैंने cos थीटा से डिवाइड कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर नीचे अगर मैंने cos थीटा से डिवाइड किया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहो तो अपने आप से करके देख सकते हो। तो यहाँ करने से हमें फायदा क्या हुआ कि साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है? tan थीटा। ठीक, और कोस थीटा से कोस थीटा डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? एक, मतलब सिर्फ क्यू है, क्यू बचेगा। कोस थीटा से तो कोस थीटा कट जाएगा। यहाँ पे आएंगे तो सेम है, tan थीटा माइन प्लस क्यू, बस इतना सा है। और tan थीटा की वैल्यू हमें दे ही रखी है, इसीलिए तो हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो p/q माइनस क्यू, यहाँ p/q प्लस क्यू। एलसीएम आपको लेना आता ही है, लेकिन फिर भी अगर चलो ऐसा बोल रहे हो तो ले लेते हैं। क्यू एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे हो गया p² माइनस q² डिवाइड बाई p² प्लस q²। q इज द एलसीएम। अब आप यहाँ देखेंगे ये भी एलसीएम, यहाँ पे q है, यहाँ पे भी q है, तो q कट नहीं जाएंगे यार? कट जाएंगे q से q। तो आपका आंसर क्या होगा? p² माइनस q² डिवाइड बाई p² प्लस q²। दिस विल बी योर आंसर। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ये है सेकंड ऑप्शन। ठीक, ये इसको करने के और भी बहुत सारे तरीके थे, बट शॉर्टेस्ट यही था, सबसे अच्छा आसान और जो एकदम से दिमाग में आने वाला था वो यही था। नेक्स्ट सवाल में हमसे पूछा है कि इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट मस्ट गेट 40% मार्क्स टू पास। भाई एक बंदे को पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए? भाई 40%।
और कैंडिडेट को नंबर कितने मिले, उसको मिले भाई 210, और वो फिर भी कितने नंबरों से फेल हो गया भाई, 90। मतलब भाई उसको 90 नंबर की कमी पड़ी। मिले कितने, उसको मिले हैं 210, कमी कितने की पड़ी, 90। मतलब अगर मैं इसको 90 नंबर और दे दूं तो ये पास ना हो जाए, तो ठीक है भाई, मैंने 90 नंबर इसको और दे दिए, तो टोटल कितने नंबर हो गए भाई, 300। मतलब भाई ऐसे में ये पास हो जाएगा, पास। और हमसे अभी पूछा क्या है, मैक्सिमम मार्क्स, मतलब अधिकतम अंक। भाई टोटल कितने नंबर का पेपर था, वही तो पूछा हमसे। तो ये जो पास नंबरों में भी आ गया हमारे पास, परसेंटेज में भी हमसे कितना दे रखा है भाई, पास परसेंटेज है ये 40। तो मैं ये नहीं कह सकता भाई 40% की वैल्यू 300 है। तो जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं, 100%। तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 300/40 गुणा 100। ठीक, तो इससे गया 4 से गया 25, तो 25 दिए 75, 750। भाई देखो 750 इसका आंसर होगा। ठीक, ये है थर्ड ऑप्शन। और एक खत्म भी हो गए। अच्छा, एक क्वेश्चन हमने रीजनिंग के साथ कर लिया था। ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना सपोर्ट किया। आप जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसका बेनिफिट मिला होगा, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही हुआ होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कमी लगी है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, और साथ के साथ आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और आपके लिए अच्छे से अच्छे तरीके से कंटेंट क्रिएट करूं और आपको समझाऊं। ठीक है, अब अगली वीडियो में हमारी फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।